नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत विंध्य की में। आज बात प्रखर समाजवादी नेता, राजशाही के समय से सत्ता से टकराने वाले विंध्य प्रदेश के पहले नेता प्रतिपक्ष सर्वोदयी चंद्र प्रताप तिवारी जी की, जिन्होंने न सत्ता की लालसा की न वैभव का मोह पाला। उन्होंने अपना समूचा जीवन समाजवादी विचारधारा, जनसेवा और संघर्ष को समर्पित कर दिया। विंध्य भूमि के सीधी जिले जैसे भूभाग से उठकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन, लोकतांत्रिक चेतना और जन आकांक्षाओं की लड़ाई को पूरी नैतिक दृढ़ता और वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया। तिवारी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920 को रीवा राज्य के चुरहट इलाके के बेलदह गांव में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ। वो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। परिणाम स्वरूप राज्य की तरफ से मिलने वाली मेधावी छात्रवृत्ति के कारण वो रीवा में आगे की पढ़ाई के लिए आ गए, जो उस समय क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। वर्ष 1942 में जब चंद्र प्रताप तिवारी रीवा के दरबार इंटरमीडिएट कॉलेज में अध्ययनरत थे, तभी महात्मा गांधी ने करो और मरो का आह्वान करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद किया। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की जिम्मेदारी अब युवाओं पर आ गई थी। विंध्य क्षेत्र के छात्र भी इस उफान से अछूते नहीं रहे। सीमित साधनों के बावजूद देशभक्ति और विद्रोह का ज्वार उनके मन में उमड़ पड़ा था। दरबार कॉलेज में पढ़ने वाले चंद्र प्रताप तिवारी समेत 11 छात्रों ने मिलकर एक संघर्ष समिति बनाई। प्रारंभ में तो आंदोलन शांत रहा, किंतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शहीद पद्मधर सिंह के बलिदान की खबर ने इसे उग्र बना दिया। छात्रों ने साहसिक कदम उठाते हुए कॉलेज परिसर से यूनियन जैक उतारकर तिरंगा फहरा दिया। ये क्षण गर्व का था, पर सत्ता के लिए एक खुली चुनौती था। शीघ्र ही आंदोलनकारियों पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुए। कुछ छात्र पकड़े गए, कुछ भूमिगत हो गए। तिवारी जी ने गिरफ्तारी से बचते हुए रानी तालाब और चिरौला के खेतों में शरण ली और बाद में लगभग 45 किलोमीटर पैदल चलकर कठिनाइयों को पार करते हुए वो अपने गांव पहुंचे। लेकिन आंदोलन की गति मंद पड़ने और कॉलेज पुनः खुलने पर प्राचार्य अंबा प्रसाद माथुर के समझाने के बाद वो पुनः दरबार कॉलेज लौट आए। दरबार कॉलेज से इंटरमीडिएट के बाद चंद्र प्रताप तिवारी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में एक साथ एमए व एलएलबी में प्रवेश लेकर बटलर हॉस्टल में रहने लगे। लखनऊ में वे कांग्रेस के संपर्क में आए, विधिवत सदस्य बने और चरखा चलाकर सूत कातना भी उन्होंने सीखा। जब वो लौटकर रीवा आए तो स्कॉलरशिप में मेरिट प्राप्त और एमए की डिग्री लेने के बाद भी उनका सिलेक्शन बतौर नायब तहसीलदार नहीं हुआ, जबकि उनसे कमजोर और 3rd डिग्री पास उम्मीदवार का सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वो रियासत के किसी सरदार के रिश्तेदार थे। तिवारी जी को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ग्रेजुएट संगठन बनाया और रीवा राज्य में सरकारी नौकरी के लिए होने वाले भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। इसके साथ ही उन्होंने सीधी में वकालत भी प्रारंभ कर दी और किसानों की बेदखली और उनके साथ होने वाले भेदभावों के विरुद्ध आंदोलनरत हो गए। इसके बाद उन्हें 8 बार जेल जाना पड़ा, लेकिन वो अपने सोशलिस्ट साथी बड़खड़ा के जगत बहादुर सिंह बघेल और कपूरी के ठाकुर छोटे लाल सिंह बघेल के साथ मिलकर लगातार किसानों की बेदखली के विरुद्ध चुरहट, सीधी, मड़वास क्षेत्र में संघर्षरत और सक्रिय रहे। उन्होंने लगातार अपने साथियों के साथ पूरे जिले भर में पदयात्राएं की। परिणाम स्वरूप किसान और मजदूर सोशलिस्ट दलों से जुड़ता गया और इसी का परिणाम आगे चुनावों में मिलने वाला था, जब सीधी जिला कांग्रेस विहीन हो गया था। दरअसल 1952 के प्रथम आम चुनावों की घोषणा हुई। 60 सदस्यीय विधानसभा में सोशलिस्ट पार्टी ने 46 सीटों में अपने उम्मीदवार उतारे और 11 सीटों में उन्हें विजय प्राप्त हुई। चंद्र प्रताप तिवारी की कर्मभूमि सीधी में सोशलिस्टों को सबसे ज्यादा सफलता मिली थी। 7 विधानसभा वाले सीधी जिले में कांग्रेस को बड़ी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जब वो कोई भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई। 7 में से 6 सोशलिस्टों ने और 1 देवसर सीट जनसंघ ने जीती थी। तिवारी जी सीधी विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए। यहां तक कि सीधी लोकसभा सीट में सोशलिस्ट पार्टी से भगवान दत्त शास्त्री सांसद निर्वाचित हुए थे। खैर,
विंध्य की प्रथम विधानसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल होने के नाते नेता प्रतिपक्ष का पद सोशलिस्ट को ही मिला और वरिष्ठतम होने के नाते चंद्र प्रताप तिवारी नेता प्रतिपक्ष बने। और फिर विंध्य की विधानसभा सोशलिस्टों के प्रश्नों और स्वरों से गूंज उठी। विंध्य प्रदेश की विधानसभा में किसानों पर डेढ़ा अर्थात 1.5 गुना लगान लागू करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। चूंकि विंध्य प्रदेश में उस समय कांग्रेस बहुमत की सरकार थी, इसलिए प्रस्ताव विधानसभा से पास हो गया। पर विंध्य उस समय पार्ट सी स्टेट था, माने केंद्र शासित प्रदेश। इसलिए किसी भी विधेयक को अधिनियम का रूप लेने के पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक थी। इस कठोर लगान के विरोध में चंद्र प्रताप तिवारी जी के नेतृत्व में सोशलिस्टों ने निर्णय लिया कि दिल्ली जाकर राष्ट्रपति से भेंट कर इस बिल पर हस्ताक्षर न करने की विनती की जाए। रीवा से तिवारी जी के नेतृत्व में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा, पर वहां राष्ट्रपति से मिलने की अनुमति नहीं मिली। उन्हें राज्य मामलों के मंत्री से मिलने के लिए कहा गया। यह व्यवहार तिवारी जी को अत्यंत नागवार गुजरा। गांधी जी के देश में इस तरह का अपमानजनक व्यवहार, यह बात तिवारी जी को स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने वही निर्णय लिया कि राजघाट पर आमरण अनशन करेंगे और साथ आए साथियों को आंदोलन के प्रचार प्रसार में लग जाने को कहा। परंतु यमुना प्रसाद शास्त्री जी भी उनके साथ अनशन पर बैठने को तैयार हुए। अगले दिन राजघाट में गांधी जी की समाधि के समीप तिवारी जी और शास्त्री जी शांतिपूर्वक अनशन पर बैठ गए। यह सत्याग्रह पूर्णतः शांतिपूर्ण था, परंतु दिल्ली के कई अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। मीडिया में यह खबर फैलते ही राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोशलिस्ट नेता अशोक मेहता को तिवारी जी से बातचीत करने के लिए भेजा, परंतु जिद्दी और सिद्धांतनिष्ठ तिवारी जी माने नहीं। मीडिया कवरेज और दिल्ली के कुछ जन साधारण की सहानुभूति बढ़ने के बाद तिवारी जी और शास्त्री जी को गिरफ्तार कर गाजियाबाद जेल भेज दिया गया, परंतु वहां स्थानीय जनता के समर्थन और दबाव के कारण दोनों को पुनः छोड़ दिया गया। इस बीच दिल्ली और आसपास के किसानों ने भी इस आंदोलन का समर्थन करना शुरू कर दिया। बढ़ते जनसमर्थन को देखते हुए सुचेता कृपलानी एक पत्र लेकर आई। राष्ट्रपति महोदय ने मुलाकात का समय दे दिया था। आश्वासन मिलते ही तिवारी जी और शास्त्री जी ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। 3 दिन बाद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और तिवारी जी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल की भेंट हुई। राष्ट्रपति ने उन्हें उचित आश्वासन दिया। इस प्रकार चंद्र प्रताप तिवारी जी ने विंध्य के किसानों की आवाज दिल्ली तक पहुंचाई और डेढ़ा लगान के विरुद्ध संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। इधर इसी समय सोशलिस्ट गुट का भी बंटवारा हो गया और तिवारी जी शास्त्री जी के साथ लोहिया गुट में चले गए। फिर आया वर्ष 1955, जब लोहिया के नेतृत्व में सोशलिस्टों ने गोवा मुक्ति आंदोलन छेड़ दिया। लोहिया पहले ही गोवा में अनाधिकृत प्रवेश के बाद गिरफ्तार हो चुके थे, जिसके बाद समाजवादियों ने पुर्तगालियों के विरुद्ध 15 अगस्त को चारों दिशाओं से प्रवेश करने की एक योजना बनाई। चंद्र प्रताप तिवारी ने गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने का फैसला किया और उनके नेतृत्व में विंध्य से 19 सदस्यीय प्रतिनिधि दल बेलगाम पहुंचा। इसमें यमुना प्रसाद शास्त्री भी थे। 15 अगस्त 1955 के दिन तिवारी जी ने अपने दल के साथ गोवा में प्रवेश की कोशिश की। पुर्तगाली पुलिस की लाठी और गोली के बिना परवाह किए यह दल बहुत आगे तक गया, लेकिन पणजी नहीं पहुंच पाया। बाद में एक सर्वदलीय बैठक के बाद गोवा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ससोली के रास्ते गोवा में प्रवेश के समय की घटना का जिक्र चंद्र प्रताप तिवारी जी ने अपनी आत्मकथनात्मक किताब नासमझी के 40 वर्ष में बहुत विस्तार से किया है। इधर केंद्रीय सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर विंध्य प्रदेश को नए मध्य प्रदेश के साथ मिलाने का फैसला किया, जिसका सोशलिस्टों ने जमकर विरोध किया। लेकिन अंततः सरकार ने विंध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों को मिलाकर नए मध्य प्रदेश का निर्माण कर ही दिया। इस नए बने मध्य प्रदेश में 1957 में विधानसभा चुनाव हुए और कुल 320 विधानसभा सीट वाले इस राज्य में कांग्रेस के बहुमत की सरकार बनी। लेकिन यहां पर भी सोशलिस्ट सबसे बड़े विपक्षी के तौर पर उभरे। चंद्र प्रताप तिवारी दोबारा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर सीधी विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए। यह तिवारी जी का राजनीतिक संघर्ष और प्रभाव ही था कि उनको पूरे मध्य प्रदेश के सोशलिस्टों ने अपना नेता चुना और वो मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने।
गौर करने वाली बात है, पूरे विंध्य में इस बार प्रजा सोशलिस्ट थोड़ा कमजोर हुई, लेकिन सीधी जिले में प्रसोपा मजबूत रही। उसने सीधी और देवसर 2 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि बाकी 2 सीटों में निर्दलियों ने जीत प्राप्त की। कांग्रेस फिर से सीधी जिले में 0 पर आउट हो चुकी थी, जबकि विंध्य में उसे बड़ी जीत मिली थी। इसीलिए उसने सीधी जिले के मझौली से निर्दलीय विधायक चुने गए अर्जुन सिंह को अपने पक्ष में लाने का प्रयास प्रारंभ किया, और फिर आगे हम सब जानते हैं कि वो इतिहास बन गया। आगे चलकर चंद्र प्रताप तिवारी वर्ष 1962 में पुनः प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर सीधी विधानसभा से ही विधायक निर्वाचित हुए। ठीक इसी समय देश भर में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। भारत चीन संबंध बेहद तनावपूर्ण थे और हालात किसी भी क्षण युद्ध में बदल सकते थे। चीन सीमा के कई हिस्सों में भारतीय भूसीमा के भीतर तक आक्रामक रूप से घुस आया था। देश के केंद्रीय नेतृत्व की राजनीतिक इच्छा शक्ति उस समय कुछ कमजोर पड़ती दिख रही थी, और दूसरी ओर हमारी सेना संसाधनों के भारी अभाव से भी जूझ रही थी। ऐसे संकट के क्षणों में पूरा देश एक भाव से सेना के समर्थन में खड़ा होने लगा। लोग स्वेच्छा से सोना, नकद, कंबल, तांबे के बर्तन, कपड़े, जो भी संभव हो दान कर रहे थे। राष्ट्र प्रेम की एक अद्भुत लहर पूरे भारत में उठ खड़ी हुई थी, जिसकी झलक उन्हें दमोह में हुई एक जनसभा में दिखी। इसके बाद चंद्र प्रताप तिवारी के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि सीधी जिला भी इस राष्ट्रीय संकट में अपना सार्थक योगदान दे। उन्हें लगा कि यहाँ के लोग अभी भी अपेक्षाकृत शांत हैं, इसलिए यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते यह भाव जगाना उन्हीं का कर्तव्य है। यही सोचकर वे मध्य प्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री भगवंत राव मंडलोई से मिले और उन्हें अपना संपूर्ण समर्पण पत्र सौंप दिया। इसके बाद जब वे सीधी लौटे तो एक विशाल सार्वजनिक सभा आयोजित की गई। उस सभा में स्वयं जिले की कलेक्टर भी उपस्थित थी। सभा में चंद्र प्रताप तिवारी ने जनता के सामने अपना घोषणा पत्र पढ़ते हुए बताया कि वे अपनी समस्त व्यक्तिगत संपत्ति की सूची प्रशासन को सौंप रहे हैं और देश हित में सरकार उसमें से जितना आवश्यक समझे ले सकती है। उन्होंने अपने विधायक वेतन का 50% राष्ट्र रक्षा के लिए देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा, सरकार चाहे तो स्वयं उन्हें या उनके पुत्र को किसी भी रूप में देश सेवा में ले सकती है। और सबसे भावनात्मक क्षण तब आया जब उन्होंने अपनी पत्नी की अनुमति से उनके सुहाग चिन्ह भी देश को समर्पित कर दिए। यह घटना केवल त्याग की नहीं, बल्कि उस दौर के वास्तविक राष्ट्र धर्म और कर्तव्य भाव का प्रतीक है, जहां एक जनप्रतिनिधि ने न सिर्फ जनता को प्रेरित किया, बल्कि स्वयं उदाहरण बनकर दिखाया कि विपत्ति के समय राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। इसे नियति का चक्र ही कहा जाएगा कि चंद्र प्रताप तिवारी का अवसान और अर्जुन सिंह का उत्थान लगभग एक ही समय में हुआ था। विंध्य और मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दोनों के बीच रही अदावत आज भी याद की जाती है। चंद्र प्रताप तिवारी अर्जुन सिंह से भी पहले उनके पिता चोरहट के राव साहब और रीवा राज्य के सर्वाधिक ताकतवर व्यक्तियों में से एक राजा शिव बहादुर सिंह से भी टकरा चुके थे। जब उन्होंने चोरहट इलाके में किसानों की बेदखली का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था। चंद्र प्रताप तिवारी अपनी किताब में लिखते हैं, जब द्वारिका प्रसाद मिश्र मुख्यमंत्री बने तो मैंने उन्हें अर्जुन सिंह को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने का आग्रह किया। कारण यह था कि नेहरू से अनबन के चलते डीपी मिश्र कुछ समय प्रसोपा में भी रहे थे और उसी कारण से मेरा उन पर प्रभाव था। अर्जुन सिंह में मैं उनके पिता से अलग एक होनहार, उज्जवल भविष्य वाला नेता देखता था, लेकिन मंत्री बनते ही उनके तेवर बदलने लगे। व्यवहार में अदावत स्पष्ट तौर पर आ गई। तिवारी जी आगे लिखते हैं, विधानसभा में एक तीखी बहस के दौरान उन्होंने अर्जुन सिंह को कहीं से भी चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी। वर्ष 1967 मध्य प्रदेश की राजनीति में निर्णायक मोड़ लेकर आया। इस चुनाव में चंद्र प्रताप तिवारी ने अपनी पारंपरिक सीट सीधी को छोड़कर चोरहट से चुनाव लड़ा और इतिहास रचते हुए कुंवर अर्जुन सिंह को पराजित कर दिया। अर्जुन सिंह की हार विधानसभा में सबसे अधिक मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र को खल रही थी। इसी कारण रीवा के तत्कालीन महाराज मार्तंड सिंह जी के सहयोग से उमरिया विधायक रणविजय प्रताप सिंह का इस्तीफा दिलवाकर
अर्जुन सिंह को पुनः विधानसभा में वो लाए और पुनः अपने मंत्रिमंडल में लेकर आए। इस घटनाक्रम के बाद तिवारी जी और मिश्र के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। तिवारी जी अपनी किताब में आगे लिखते हैं, मैंने उन्हें स्पष्ट चुनौती दी कि आप अधिक समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और फिर वही हुआ। जब मिश्र की सरकार गिर गई और राजमाता विजया राजे सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस के बागी विधायकों सोशलिस्टों के सहयोग से गोविंद नारायण सिंह के नेतृत्व में संवित सरकार बनी, किंतु सत्ता परिवर्तन के बावजूद चंद्र प्रताप तिवारी के तेवर नहीं बदले। वे नए मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह से भी सदन में लगातार जन मुद्दों पर टकराते ही रहे। लेकिन वक्त बदला। 1968 में सोशलिस्टों का एक बड़ा धड़ा अशोक मेहता के नेतृत्व में कांग्रेस में चला गया और इनके साथ चंद्र प्रताप तिवारी भी कांग्रेस में चले गए। जैसा कि हमने पहले भी कई बार यह बताया है कि इंदिरा गांधी पर तब सोशलिस्ट प्रभाव था। कारण पार्टी में उनके उदय के समय बुजुर्ग सिंडिकेट्स नेताओं का उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। तब उनका स्वाभाविक झुकाव सोशलिस्टों के धड़ों की तरफ हो गया और कांग्रेस में सोशलिस्ट का प्रभाव उस समय इंदिरा गांधी के नीतिगत फैसलों पर भी दृष्टिगत होता था। इसके कारण कई पुराने सोशलिस्ट नेता अब कांग्रेस की तरफ जा रहे थे। 1972 में चंद्र प्रताप तिवारी कांग्रेस की टिकट पर फिर से चोरहट विधानसभा से निर्वाचित हुए और प्रकाश चंद्र सेठी के मंत्रिमंडल में वन मंत्री के तौर पर शामिल हो गए। इसी सरकार में अर्जुन सिंह भी बतौर शिक्षा मंत्री शामिल थे, लेकिन चंद्र प्रताप तिवारी का बगावती तेवर यहां भी बरकरार रहा जब उन्होंने बतौर वन मंत्री बिरला ग्रुप को नोटिस थमा दिया। इसके बाद देश भर में हंगामा हो गया। दरअसल हुआ यह था कि बिरला के ओपीएम पेपर मिल द्वारा दी जाने वाली बांस रॉयल्टी पर उन्होंने सवाल खड़े किए और संतोषजनक उत्तर न मिलने के बाद उन्होंने बिरला को नोटिस थमा दिया। अब बिरला ग्रुप इंदिरा गांधी का भी खास था, राजनीतिक पार्टियों को चंदा भी देता था और भी कई बातें रही होंगी, लेकिन उन्होंने इस मामले में इंदिरा गांधी की भी नहीं सुनी। उन्हें कई बार समझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन उनके बगावती तेवर आगे भी बदस्तूर जारी ही रहे। जब 1974 में सर्वोदयी जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा था और वर्षों बाद पुनः सक्रिय हुए थे, चंद्र प्रताप तिवारी उस समय मध्य प्रदेश के योजना और विकास मंत्री थे, लेकिन कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता होने के बाद भी वो जेपी से लगातार मिलते थे, उनकी कुछ बैठकों में हिस्सा भी लेते थे। परिणाम स्वरूप जो होना था वो हुआ। तिवारी जी मंत्री पद से हटा दिए गए, लेकिन इसके साथ ही राजनीति से उनका मोह भी भंग हो गया। शायद वो देश की छल प्रपंच की राजनीति से तंग आ चुके थे। उन्होंने एक विचारधारा को जिया था और पूरा जीवन उसी के लिए समर्पित किया था। राजनीति से मोह भंग हुआ तो वो सर्वोदयी हो गए, झोला उठाया और पूरा देश नापने लगे। जेपी से तो वो जुड़े ही थे, विनोबा भावे के सामाजिक कार्य रूपी यज्ञ में भी वो भागीदार हो गए। जब असम तड़प रहा था, पंजाब जल रहा था, तो तिवारी जी वहां पर घूम रहे थे, लोगों की पीड़ा और दर्द को महसूस कर रहे थे। तिवारी जी टूट गए, लेकिन कभी झुके नहीं, अपनी विचारधारा से कभी हटे नहीं। जीवन भर आमजन और गरीबों के हित की बात वो सोचते ही रहे, उनकी बेहतरी के प्रयास करते ही रहे। सादगी उनमें इतनी थी कि विधायक और मंत्री होने के बाद भी उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। वो हमेशा सीधी से रीवा लारी अर्थात सरकारी बस में ही बैठकर आते थे। पूरे जीवन भर चंद्र प्रताप तिवारी एक मूल प्रश्न के साथ संघर्षरत रहे, क्या राजनीति सचमुच आम आदमी के पक्ष पर खड़ी है या भविष्य में खड़ी हो सकती है? और जब उन्हें लगा कि सत्ता के गलियारों में इस प्रश्न का उत्तर धुंधला पड़ रहा है, तब उन्होंने चुनावी राजनीति को त्याग दिया और सर्वोदयी हो गए। सत्ता का लोभ उन्हें वैसे भी कभी नहीं था, नहीं तो जब सत्ता के दरवाजे उनके लिए खुले थे तब वो इतने कठोर और कड़े फैसले नहीं करते। यही कारण है कि उनका जीवन केवल एक राजनेता की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के नैतिक संघर्ष का एक जीवंत दस्तावेज है। इतनी जीवंत सादगी और सरलता और लोकहित के लिए जीवन समर्पित करने वाले राजनेता अब हैं कहां? हम चंद्र प्रताप तिवारी जी और उन जैसे अनन्य नेताओं से सीख क्यों नहीं ले सकते हैं? ये हमें
और आज के युवाओं को स्वयं विचार करना होगा। शब्द सांची विंध्य का यह खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ यानी शब्द सांची विंध्य के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।